सर्वोच्च न्यायालय, न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक सक्रियतावाद एवं जनहित याचिकाएं, ये पढ़ेंगे टॉपिक। अब आपके सामने सबसे पहली बात है कि भारत में संसदीय शासन प्रणाली अपनाई गई है और संघवाद की अवधारणा का यहाँ विकास हुआ है। तो ऐसी स्थिति में केंद्र और राज्यों के बीच टकराव, व्यक्ति के मौलिक अधिकार और तमाम तरह की बातों को ध्यान में रखकर यहाँ न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है और जिसको समस्त अधिकार संविधान द्वारा प्रदत्त हैं। तो न्यायपालिका की आवश्यकता और महत्व यहाँ पे दृष्टिगोचर होता है। देखिए किन किन बातों में होता है। संविधान का रक्षक, भारत में एक लिखित और कठोर संविधान को अपनाया गया है और इसके साथ ही संविधान की सर्वोच्चता के सिद्धांत को मान्यता प्रदान की गई है। संविधान की सर्वोच्चता को बनाए रखने का कार्य सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा ही किया जाता है। संघात्मक व्यवस्था का रक्षक, संविधान के द्वारा भारत में एक संघात्मक शासन व्यवस्था की स्थापना की गई है जिसके अंतर्गत संविधान द्वारा ही संघीय और राज्य सरकार के बीच शक्ति विभाजन किया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय इस शक्ति विभाजन की रक्षा करता है और संघीय या राज्य सरकारों को अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर कोई कार्य करने से रोक सकता है। मूल अधिकारों का रक्षक, भारतीय संविधान में मूल अधिकार प्रदान किए गए और सर्वोच्च न्यायालय 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार प्रचा और उत्प्रेषण। अब ये तो बात हो गई सर्वोच्च न्यायालय की आवश्यकता और महत्व। अब सर्वोच्च न्यायालय का संगठन, मूल रूप से सर्वोच्च न्यायालय के लिए 7 न्यायाधीश और 1 न्यायाधीश की व्यवस्था की गई थी। इस प्रकार 8 न्यायाधीशों की व्यवस्था थी, लेकिन धीरे धीरे संसद द्वारा संशोधन करते हुए 1960 में से 14, 1977 में 18, 1985 में 26 और 2007 में 2007 तक यही व्यवस्था रही, लेकिन 2008 में सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या अधिनियम 1985 को संशोधित करते हुए 31 कर दी गई है, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 30 अन्य न्यायाधीशों की व्यवस्था की गई है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और विशेष स्थिति उत्पन्न होने पर भारत का मुख्य न्यायाधीश भारत की राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त कर तदर्थ न्यायाधीशों एडोक की नियुक्ति कर सकता है। इस प्रकार तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय भारत के मुख्य न्यायाधीश को उच्च न्यायालय के उन न्यायाधीशों की सलाह लेनी होगी जिनमें से वे न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाए। न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में प्रक्रिया, संविधान के अनुच्छेद 124 में व्यवस्था है कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त इस न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति में राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श अवश्य लेगा। इस बात को लेकर विवाद है, क्या राष्ट्रपति अकेले मुख्य न्यायाधीश को परामर्श मानने के लिए बाध्य है। इस विवाद का निराकरण हेतु राष्ट्रपति द्वारा जुलाई 1998 में एक संदर्भ सर्वोच्च न्यायालय को भेजा गया। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस संदर्भ पर 28 अक्टूबर 1998 को लिए गए निर्णय के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया इस प्रकार रही। राष्ट्रपति द्वारा ये नियुक्तियां सर्वोच्च न्यायालय से प्राप्त परामर्श के आधार पर की जाती हैं। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश इस प्रसंग में राष्ट्रपति को परामर्श देने के पूर्व 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों के समूह से लिखित परामर्श प्राप्त करने तथा इस परामर्श के आधार पर राष्ट्रपति को परामर्श देते हैं। सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ ने अपने सर्वसम्मत निर्णय में कहा कि वरिष्ठतम न्यायाधीशों के समूह यानी कॉलेजियम को एक मत से और लिखित में सिफारिश करनी चाहिए। जब तक न्यायाधीशों के समूह की राय मुख्य न्यायाधीश के विचार से मेल नहीं खाए तब तक मुख्य न्यायाधीश द्वारा राष्ट्रपति से कोई सिफारिश नहीं की जानी चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट कहा था कि यदि भारत के मुख्य न्यायाधीश परामर्श की प्रक्रिया पूरी किए बिना न्यायाधीशों की नियुक्ति और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के स्थानांतरण के संबंध में राष्ट्रपति को सिफारिश करते हैं तो सरकार ऐसी सिफारिश मानने के लिए बाध्य नहीं है। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग और न्यायाधीशों की नियुक्ति की नई प्रक्रिया। अगस्त 2014 में संसद ने राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग विधेयक और इससे संबंधित 121वां संविधान संशोधन विधेयक पारित किया। 121वें संविधान संशोधन विधेयक का उद्देश्य न्यायपालिका में उच्च स्तर पर न्यायाधीशों की नियुक्ति की सिफारिश करने के लिए राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग गठित करना था।
इस संविधान संशोधन विधेयक को 99वां संविधान संशोधन अधिनियम के नाम से जाना जाता है। 16 अक्टूबर 2015 को उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के गठन संबंधी 99वें संविधान संशोधन विधेयक को असंवैधानिक घोषित कर दिया। अब उच्च और उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया प्रचलित कॉलेजियम पद्धति से ही की जाएगी। न्यायाधीशों की योग्यता, वह भारत का नागरिक हो, वह किसी उच्च न्यायालय या ऐसे 2 या 2 से अधिक उच्च न्यायालयों में लगातार कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका हो, किसी उच्च न्यायालय अथवा न्यायालयों में लगातार 10 वर्ष तक अधिवक्ता रह चुका हो, राष्ट्रपति के विचार में एक पारंगत विधिवेत्ता हो। ये अंतिम उपबंध वस्तुतः चुनाव के क्षेत्र को व्यापक करने के लिए रखा गया। इस उपबंध के अनुसार किसी विश्वविद्यालय में पढ़ाने वाला कोई विख्यात विधिवेत्ता सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किया जा सकेगा। अरे डुकू में ले आऊंगा। कार्यकाल तथा अध्यस्त करने का तरीका। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष है। यद्यपि संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान की भांति भारतीय संविधान में आजीवन कार्यकाल की व्यवस्था नहीं है। पद से हटाने की कार्यविधि निश्चित करने का अधिकार संसद को प्राप्त है। कार्यविधि चाहे जो भी हो, लेकिन संसद के दोनों सदनों को अलग अलग अपने सदस्यों की संख्या के बहुमत और उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 मत से प्रस्ताव पास करना होगा। ये प्रस्ताव राष्ट्रपति को भेजा जाएगा। वेतन भत्ते और सेवा शर्तें। अनुच्छेद 125 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को ऐसे वेतन दिए जाएंगे जो संसद द्वारा निर्धारित की जाए। 1 जनवरी 2006 से इस संबंध में उल्लेखनीय वृद्धि की गई और अब जो मुख्य न्यायाधीश है उसको 2,80,000 रुपये मिलते हैं और अन्य न्यायाधीशों को 2.5 लाख रुपये प्रति माह दिए जाते हैं। अब उन्मुक्तियां का मतलब छूट। न्यायाधीशों को अपने सभी कार्यों और निर्णयों के लिए आलोचना से मुक्ति प्रदान की गई है, किंतु न्यायालय के किसी निर्णय या किसी न्यायाधीश की किसी संपत्ति की शैक्षिक दृष्टि से आलोचनात्मक विवेचना की जा सकती है। न्यायालय किसी निर्णय किसी संपत्ति की शैक्षिक दृष्टि से आलोचना की जा सकती है। न्यायाधीशों पर यह आरोप नहीं लगाया जा सकता कि उन्होंने किसी प्रेरणा या हितवश एक विशेष प्रकार का निर्णय दिया है। संसद के द्वारा महाभियोग के प्रस्ताव पर विचार करने के अतिरिक्त अन्य किसी समय पर न्यायाधीश के आचरण पर विचार नहीं किया जा सकता। न्यायालय को अधिकार प्राप्त है कि वह अपना सम्मान बनाए रखने और सूत्रपूर्ण आलोचना से अपनी रक्षा के लिए किसी भी तथाकथित अपराधी के विरुद्ध न्यायालय में अवमानना कार्रवाई कर सके। न्यायालय अवमान की कार्रवाई न केवल प्रतिष्ठा की रक्षा करने वरन ऐसे किसी कार्य को रोकने के लिए भी की जा सकती, जिसका इसकी निष्पक्ष निर्णय शक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका हो। सर्वोच्च न्यायालय का अवस्थापन। मेन जो न्यायालय वो दिल्ली में, लेकिन विशेष स्थिति में दूसरी जगह भी खोले जा सकते हैं। अब सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार ये नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।